दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद चमन सिंह में। आज हम पढ़ेंगे भारत की राज व्यवस्था में, और उससे पहले पढ़ेंगे भारत की राज व्यवस्था से पहले क्या हुआ था। आज एक नई क्लास हो रही है आपकी। प्राचीन भारत का इतिहास जो है वो बाद में कंप्लीट कराऊंगा आपको। उससे पहले बीच बीच में कुछ ये पॉलिटी की क्लास स्टार्ट की गई है। भारत की राज व्यवस्था पढ़ने से पहले और उसका संवैधानिक विकास से पहले इसके बारे में पढ़ा जाता है कि कैसे हुआ। दोस्तों, बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 में लड़ा गया था। जब अंग्रेज आए थे, अंग्रेज अपनी शक्ति को सुदृढ़ करना बढ़ाना चाहते थे, मजबूत करना चाहते थे। तो कारण उसका था अंग्रेज द्वारा वहाँ उड़ीसा और बंगाल में उनके जो मुगल बादशाह थे, मीर कासिम, शाह आलम थे, इनके द्वारा इनकी किलेबंदी और इनके जो उनके प्रदेश थे शासन वाले, उसको राजनीतिक नियंत्रण करने के लिए ये युद्ध हुआ था। दोस्तों, किस किस के बीच में था? ये हुआ था मीर कासिम, शाह आलम द्वितीय और अंग्रेज जो अधिकारी था, अंग्रेज हेक्टर मुनरो। बक्सर के युद्ध का जो परिणाम हुआ था, अंग्रेज हेक्टर मुनरो इसमें विजयी हुआ था। अंग्रेज विजयी हुए थे और यहाँ लगभग मुगल बादशाहों की जो शक्ति थी वो लगभग समाप्त हो गई थी। 12 अगस्त 1765 को लॉर्ड क्लाइव, जो मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय था, जो उसमें युद्ध में हार गया था, लॉर्ड क्लाइव उसके बाद एक आया था। भारत मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय से उसने एक फरमान जारी कराकर बंगाल दोस्तों सबसे ज्यादा समृद्ध था उस टाइम, सबसे ज्यादा संसाधन थे इसमें। बिहार और उड़ीसा की दीवानी एक प्रकार का राजस्व था, टैक्स था, कर था, उसे वसूलने का अधिकार प्राप्त कर लिया। दोस्तों, बंगाल का जो नवाब था शाह आलम द्वितीय, उसके पास अधिकार तो रह नहीं गए, बस उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और या दायित्व रह गए थे, जिम्मेदारियां ही थी। अंग्रेजों के पास अधिकार थे लेकिन वो कोई दायित्व या कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं थे। ठीक विपरीत इसके मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के पास अधिकार नहीं थे लेकिन दायित्व था, उसकी जिम्मेदारी थी। जो भी उस प्रदेश में होता था उसका जिम्मेदार मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय होता था। तो ये सब होने के बाद ओबियसली भ्रष्टाचार तो बढ़ेगा ही। जब अधिकार होंगे, कोई दायित्व नहीं होगा। इससे कंपनी के कर्मचारियों ने खूब भ्रष्टाचार करके धन कमाया, निजी व्यापार करके बहुत धन कमाया, जिससे कंपनी उनकी दिवालिया हो गई। और ब्रिटिश सरकार ने एक निर्णय लिया, एक निश्चय किया कि कंपनी के मामलों में कानून बनाने का निर्णय लिया और उसके बाद कुछ रेगुलेटिंग एक्ट बनाए। तो 1608 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में व्यापार करने आए थे अंग्रेज, जो 1600 ईस्वी में महारानी एलिजाबेथ प्रथम का जो चार्टर था उसके अनुसार उनको बहुत सारे अधिकार थे, व्यापार करने के बहुत विस्तृत अधिकार थे। तो आगे पढ़ेंगे इसके बाद कुछ जो कौन कौन से रेगुलेटिंग एक्ट बनाए, किस किस में कैसे कंपनी के कानून में कंपनी के लिए। तो दोस्तों, रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में पढ़ेंगे। कौन कौन से रेगुलेटिंग एक्ट बनाए गए कंपनी को रेगुलेट करने के लिए, उसको नियंत्रित करने के लिए। तो सबसे पहले रेगुलेटिंग एक्ट 1773, ये बहुत महत्वपूर्ण एक्ट है।
इन एक्ट में से एग्जाम में क्वेश्चन आते रहते हैं। तो 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसमें कंपनी के डायरेक्टरों से कहा गया कि आपके भी जो अब राजस्व संबंधित जो मामले होंगे वो उन सभी को ब्रिटिश सरकार के अधीन लाया जाएगा या उनके सामने बताया जाएगा या अवगत कराया जाएगा। इस एक्ट द्वारा बंगाल का गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग को बनाया गया था और 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश सहित 3 न्यायाधीस और थे। मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा एमपी को बनाया गया था। इससे अगला है दोस्तों 1813 का चार्टर एक्ट। इस चार्टर एक्ट में क्या था, कंपनी के व्यापार करने के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। सबसे पहले कंपनी को ही अधिकार था व्यापार करने का भारत में, किसी भी अंग्रेज व्यापारी को व्यापार करने का अधिकार नहीं था। इस एकाधिकार को समाप्त करते हुए सभी अंग्रेज व्यापारियों को व्यापार करने की छूट दे दी गई। लेकिन चीन से व्यापार और चाय का व्यापार उनका बना रहा, उन पर अधिकार उनका बना रहा कंपनी का। और इसमें 20 वर्षों के लिए राजस्व का अधिकार और दे दिया गया ब्रिटिश सरकार द्वारा। दोस्तों अगला है 1833 का चार्टर एक्ट। ये बहुत महत्वपूर्ण एक्ट है, यहां से क्वेश्चन आता ही है मॉडर्न हिस्ट्री से किसी भी एग्जाम में। कंपनी के वाणिज्य अधिकार को समाप्त किया गया और अब बंगाल का गवर्नर जनरल था वारेन हेस्टिंग, वह अब भारत का, बंगाल का नहीं पूरे भारत का गवर्नर जनरल कहलाने लगा। और ऐसे पहले जनरल कौन से थे, क्या नाम था उनका, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। ये पहले भारत के गवर्नर जनरल थे। दोस्तों इसी एक्ट में प्रथम विधि आयोग का गठन हुआ था। इसके बाद प्रथम विधि आयोग का गठन हुआ था 1834 में। इसके अध्यक्ष थे टीबी मैकाले, जिन्होंने भारत में अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली को प्रमोट किया। इसके बारे में आगे पढ़ाऊंगा मॉडर्न हिस्ट्री में। वर्तमान नहीं, 21वें विधि आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो बलबीर सिंह चौहान है। वर्तमान में तो 22वें विधि आयोग का गठन हो चुका है, जिसमें अभी वैकेंसी खाली है। उसका चेयरमैन कोई नहीं बनाया गया है, अभी कोई भी चीफ नहीं बनाया गया। 21वें विधि आयोग के अध्यक्ष बलबीर सिंह चौहान, BS चौहान। दोस्तों 1833 का जो चार्टर एक्ट है और 1813, इन दोनों कंबाइंड को मिलाकर 2019 यूपीएससी एग्जाम में क्वेश्चन आया था। 2 इसके स्टेटमेंट आए थे। 2019 का फर्स्ट जो पेपर था जीएस का, उसमें यहां से क्वेश्चन आया था। तो नेक्स्ट क्लास में कुछ और जो बचे हुए हैं रेगुलेटिंग एक्ट और आपकी जो पॉलिटी भारत की राज्य व्यवस्था है उसके बारे में पढ़ाऊंगा। और दोस्तों ये सेशन यहीं समाप्त होता है। पढ़ते रहिए, विश्वास रखिए, जैसा पढ़ाऊंगा जो भी पढ़ाऊंगा उस कंटेंट से आपको क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में मिलेंगे ही मिलेंगे। आप सारी वीडियो को चेक करके देख लेना, पीछे चला के देख लेना, उसमें से एक ना एक क्वेश्चन आपको जरूर हर एग्जाम में मिलेगा। तो दोस्तों अगला भाग है इसमें
भारतीय राज्य व्यवस्था, इंडियन पॉलिटी। भारतीय राज्य व्यवस्था की राज्य व्यवस्था किसको कहते हैं? या संविधान वे प्रावधान जिनसे किसी देश का शासन व्यवस्था या संविधान द्वारा स्थापित, यहाँ दो जगह लिखा हुआ है, संविधान द्वारा स्थापित व्यवस्था व्यवस्था के अनुसार चलाया जाता है। ऐसे प्रावधानों से बनने वाले व्यवस्था को संविधान या राज्य व्यवस्था कहते हैं। तो संविधान के निर्माण की सर्वप्रथम जो मांग की थी वो बाल गंगाधर तिलक ने की थी 1895 में कि भारत का एक स्वतंत्र संविधान होना चाहिए। संविधान या राज्य व्यवस्था में भूभाग होना चाहिए। भूभाग होने के बाद फिर जनसंख्या होनी चाहिए। उसके बाद एक सरकार होती है। सरकार को संप्रभुता होना चाहिए। संप्रभुता का मतलब है उस पर किसी का दबाव या उसका जो व्यवस्था होनी चाहिए वो बिना किसी दबाव के होनी चाहिए, फ्री होना चाहिए। इसमें सरकार और व्यक्ति तीन पार्ट हैं इसके, और इसमें भी सरकार के तीन पार्ट हैं। पहला पार्ट है आपका विधायिका या व्यवस्थापिका बोलते थे उसको, लेजिस्लेटिव, और ये आपका हो गया कार्यपालिका और न्यायपालिका। दोस्तों विधायिका काम होता है विधि का या कानून का निर्माण करना, जिसका निर्माण संसद में किया जाता है, जिसको संसद के नाम से जाना जाता है, जो पूरे देश के लिए विधि या कानून बनाती है। संसद जिसमें लोकसभा, निम्न सदन और राज्यसभा, उच्च सदन, दो सदन होते हैं। उसके बाद जो कानून पारित होता है वो राष्ट्रपति के पास जाता है। कार्यपालिका काम है कानूनों को क्रियान्वित करना। क्रियान्वित कौन करता है? क्रियान्वित करता है लास्ट में राष्ट्रपति उस पर सिग्नेचर करते हैं। भारत के राष्ट्रपति उस पर सिग्नेचर करते हैं, उसके बाद वो कानून बन जाता है। उससे पहले वह बिल के नाम से जाना जाता है संसद में, राज्यसभा और लोकसभा में। इसमें शामिल है दोस्तों राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, और प्रधानमंत्री के नेतृत्व में होती है मंत्री परिषद। इसको कहते हैं कार्यपालिका। इसके अगला आ जाता है न्यायपालिका। न्यायपालिका में सबसे ऊपर है आपका सुप्रीम कोर्ट, जिसको उच्चतम न्यायालय कहते हैं। सुप्रीम कोर्ट के बाद आपका हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय के अंडर में जो कोर्ट्स आते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जिला न्यायालय। इनका काम होता है कानून के अनुसार पीड़ित को न्याय देना, या किसी भी गलत विधि या कानून जो कानून के संगत न हो उसको असंवैधानिक, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करना। न्यायपालिका कार्यपालिका के अंधाधुंध जो कानून बनाए गए उनको बनाने से रोकती है। कोई भी गलत कानून ना बने या किसी भी व्यक्ति के साथ अन्याय ना हो, उसके लिए कानून के अनुसार पीड़ितों को न्याय देने का काम करती है न्यायपालिका।